Namaskar. I am Vandana Modgil from Government Sarvodaya Vidyalay, C Block, सरस्वती विहार। प्यारे बच्चों, समर वेकेशन से पहले ऑनलाइन क्लासेस में आपने फिजिक्स में फर्स्ट 3 चैप्टर्स किए थे, राइट? मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि जो समर वेकेशन से पहले आपने लेसन्स किए उनको एक बार फिर से आपको रिकॉल करवाना। तो मैंने एक प्रयास किया है इन लेसन्स की समरी बनाने का, जिसके लिए मुझे मोटिवेशन हमारे HOS सर श्री RK शर्मा जी से मिली। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद जो की पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के वो आप सभी को रिकॉल हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें बताया गया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो शुरू में ये कैसे कहा गया कि कौन सा चार्ज पॉजिटिव होगा, कौन सा चार्ज नेगेटिव होगा। तो उसके लिए बाय कन्वेंशन चार्ज ऑन अ ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क, यानी कि जब एक ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े के ऊपर रब किया गया तो ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज आया उसे पॉजिटिव चार्ज कहा गया। और इसी प्रकार से जब एक प्लास्टिक की रॉड को फर के ऊपर रगड़ा गया तो प्लास्टिक रॉड के ऊपर जो चार्ज आया उसे नेगेटिव चार्ज कहा गया। देन सेकंड पॉइंट, मोबाइल चार्ज कैरियर्स। तो जो मेटल्स होते हैं, हम सबको पता है कि मेटल्स में देयर आर प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे एक्ट एज चार्ज कैरियर्स, यानी कि वो चार्ज को लेके जाते हैं, दे आर चार्ज कैरियर्स। एंड इन इलेक्ट्रोलाइट्स देयर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। जैसे हमें पता है कि फॉर एग्जांपल हम NaCl को लें, नमक को लें और उसे हम पानी में डिज़ोल्व कर दें तो नमक जो है वो Na पॉजिटिव आयंस अलग हो जाते हैं, क्लोराइड Cl नेगेटिव आयंस अलग हो जाते हैं। और ये जो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं दे बोथ एक्ट एज चार्ज कैरियर्स, राइट? देन वी कम टू 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज 3 आपको इस लेसन में बताई गई हैं। सो फर्स्ट इज क्वांटाइजेशन, कि अगर कोई भी एक बॉडी है और हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ चार्ज है तो वो जो चार्ज होगा दैट विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम बेसिक चार्ज। और बेसिक चार्ज हमने क्या लिया, चार्ज ऑन ए प्रोटॉन और चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि जितना एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। तो अगर हम उस बेसिक चार्ज को E से डिनोट करें तो किसी भी चार्ज बॉडी पे जो चार्ज होगा दैट विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दैट बेसिक चार्ज। सो Q इज इक्वल टू Ne, वेयर N कैन बी 0 +, -1 +, -2 एंड सो ऑन। ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, इट इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल। कभी भी ऐसा नहीं होगा E/2, 1/2E, 1/4E, इस तरह से चार्ज किसी बॉडी पर नहीं होता। इट इज़ ऑलवेज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। देन सेकेंड प्रॉपर्टी इज एडिटिविटी। इसका क्या मतलब है कि सपोज हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें 3 चार्जेस हैं, 4 कूलम, -3 कूलम एंड 1 कूलम। तो हम कहें कि इस पे टोटल चार्ज जो है इस बॉडी में कितना है। तो टोटल चार्ज ऑन दिस सिस्टम इज और ऑन दिस बॉडी विल बी algebraic sum of all the charges contained by it. So the third property of electric charge is conservation of charge. तो अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स कि वो सिस्टम किसी भी और सिस्टम के कांटेक्ट में नहीं है। तो ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज होता है वो कंजर्व्ड रहता है, वो ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। लाइक सपोज अगर हमारे पास 2 बॉडीज़ हैं और हम उनको रगड़ रहे हैं
और फ्रिक्शन के कारण उनमें चार्ज आ रहा है। तो फ्रिक्शन के कारण अगर उनमें से एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, तो दूसरी बॉडी 2 ही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, सो दैट द टोटल जो चार्ज है सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा। तो टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड, चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। Then we come to very important law, Coulomb's law. तो सपोज हमारे पास 2 चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है R। तो म्यूचुअल उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, अगर वो लाइक चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, अगर वो अनलाइक चार्जेस होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो है इट इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या है कि अगर उस मीडियम में फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू पोलराइज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का उस मीडियम पर कितना प्रभाव पड़ता है, उसके प्रभाव से वो कितना पोलराइज होता है, उसको मेजर करने के लिए वी हैव दिस इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, राइट। सो द वैल्यूज ऑफ दिस कांस्टेंट्स आर एप्सिलॉन नॉट इज 8.854 into 10 to the power minus 12 coulomb square per Newton per meter square, and K is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square by Coulomb square. So now we come to Coulomb's law in vector form. So if we take O as the origin, charge Q1 is here, R1 उसका पोजीशन वेक्टर है, चार्ज Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2, right? And the distance of Q1 from Q2 is R21 is equal to R2 minus R1. तो ये जो दोनों चार्जेस हैं Q1 और Q2, ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो चार्ज Q1 के ऊपर जो फोर्स लगेगा Q2 के कारण, रिपेल करेंगे तो इस डायरेक्शन में लगेगा, सो लेट इट इज F12 फोर्स, एंड सिमिलरली फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन acting on the charge Q2 due to the charge Q1 is F21 in this direction, right? So the magnitude of the two forces F12 and F21 will be the same, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon square of the distance between the two charges. But as we can see, the direction is opposite, right? So we can say F12 vector is equal to minus F21 vector. That means their magnitude is same, but their direction is opposite. They act in the opposite direction, right? Then we come to superposition principle. Now, what is superposition principle says? It says that forces with which two charges attract or repel each other are not affected by the presence of any other charge. तो अगर हम सपोज करें हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें 3 चार्जेस हैं Q1, Q2 एंड Q3,
तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि जो टोटल फोर्स होगा चार्ज Q1 के ऊपर दैट विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 प्लस फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3। तो जो दोनों चार्जेस हैं Q2 और Q3 वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर जो है वो Q1 के ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो टोटल फोर्स ऑन जो चार्ज Q1 है दैट इज सपोज F1, सो इट विल बी अ वेक्टर सम ऑफ द टू फोर्सेस, फोर्स ऑन द फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज प्लस force on the first charge due to the third charge, right? Now we come to electric field. So what is electric field? So electric field, अगर suppose हमारे पास एक सोर्स चार्ज है Q, तो इसके चारों तरफ जो है एरिया में इसका प्रभाव होगा, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर हमने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट अ पॉइंट विच इज़ एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर एक स्मॉल यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर देंगे जिसे हम टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। तो स्मॉल q चार्ज हमने इस r डिस्टेंस पर रख दिया। तो जितना फोर्स पर यूनिट चार्ज इस पॉइंट पर लगेगा, इस डिस्टेंस पर लगेगा, दैट विल बी द मेजर ऑफ electric field of this source charge at this point, right? So E is electric field will be equal to force per unit charge. तो फोर्स कितना लगेगा वो हमें कूलम लॉ से हम निकाल सकते हैं, 1/4πε0 Q इंटू Q सोर्स चार्ज इंटू टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय r square of the distance between the two, and direction will be, it will be along the line joining the centers of the two charges, right? And because it is force of repulsion, so it will be in this direction as shown in the figure. So electric field at the point r will be equal to, so this force divided by the test charge q कर देंगे, तो simply it comes to be 1/4πε0 q by r square in the direction of r. ना अगर हमारा जो सोर्स चार्ज Q एक पॉजिटिव चार्ज है और हमारा टेस्ट चार्ज तो है ही पॉजिटिव, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। सो देन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड्स। और अगर हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, राइट? तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, इट विल बी रेडियली इनवर्ड्स। ओके, now we come to electric field lines. So if we have a single positive charge, then electric field lines are moving outwards from it, so they are radially outward from it, right? And if we have a single negative charge, then these magnetic lines of force direction, their direction is radially inwards. They come towards the negative charge, right? They come towards the negative charge. And if we have a positive charge and a negative charge placed near to each other, then electric field lines move out from the positive charge and they enter into the negative charge, right? So you see, they don't form a closed loop. They are not forming a closed loop. आपको देखकर ऐसा लगता होगा कि ये क्लोज लूप बन रहा है, बट नहीं, ये क्लोज लूप नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव दे आर मूविंग, और यहाँ पर ये क्लोज नहीं हो रहा लूप, इधर आल्सो द लाइन्स आर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो दिस आर नॉट अ क्लोज्ड लूप, दे डोंट फॉर्म क्लोज लूप अनलाइक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, राइट? So now some properties of electric field lines. So first property is electric field line is a curve drawn in such a way that the tangent at each point on the curve gives the direction of electric field at that point. Suppose मैंने एक electric field line draw की from positive to negative charge. तो ये curve है और इस curve के ऊपर मुझे कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो मैं उस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगी। सो
that tangent will give the direction of electric field at that point. So इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कभी क्रॉस नहीं करती एक दूसरे को, क्योंकि अगर वो क्रॉस करेंगी तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शंस हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं एंड दे एंड एट अ नेगेटिव चार्ज एंड देयरफॉर दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। So the next point is electric dipole. What is electric dipole? So it is a pair of equal and opposite charges q and minus q separated by some distance two way. Like we have a charge q, we have a charge minus q. These are equal but opposite charges. One is plus, one is negative, and distance between them is two way. So this is called an electric dipole. Now what is electric dipole moment? It is represented by P. It is a vector quantity. So electric dipole moment P is equal to Q into 2A. Means it is a product of magnitude of either of the charge and distance between the two charges. And because it is a vector quantity, it has some direction also. So its direction is from minus q charge to plus q charge on the dipole axis. Means the line joining the two charges, on that line joining the two charges, it is directed from minus charge towards the plus charge. So its direction is from minus q to plus q, right? So suppose we have a uniform electric field. In this direction we have a uniform electric field and we have placed a electric dipole in this uniform electric field. This topic is very important, so be careful and listen carefully. So this charge q is here, minus q is here, there is some distance 2a between the two charges. Force acting on the charge q will be equal to QE, right? And it is in this direction, the direction of electric field, because it is a positive charge, and so it will be in the direction of E. And then this charge minus q, force acting on it will be equal to minus QE. That means it is in the opposite direction to the direction of electric field. So you can see the two forces are equal in magnitude but different in directions, right? So it is different in direction. So therefore net force will be equal to 0 on this dipole. Okay, now we come to electric flux delta phi of electric field E through a small area element delta S. So delta phi electric flux, small electric flux through a small area element delta S will be given by the dot product of electric field vector and delta S vector. So what is delta S vector equal to? It is, suppose this is a small area element ds, delta S, इस पर अगर मैं एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ करूँ, आउटवर्ड नॉर्मल unit vector, so direction of this normal outward vector draw normal, this will be the direction of this area vector, right? So delta S is equal to magnitude delta S and the direction of this area element is direction of this unit vector L, right? Now we come to very important law, Gauss's law. ये जो लॉ है ये हमें एक आसान तरीका बताता है टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट बिकॉज ऑफ सम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस. अगर हमारे पास कुछ चार्जेस हैं और उन चार्जेस के कारण अगर हमने कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर फाइंड करना है तो गॉसेस लॉ हमें एक तरीका देता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने का. सो दिस लॉ स्टेट्स दैट flux of electric field
through any closed surface S is equal to 1 upon epsilon naught into total charge enclosed by the surface, right? यानी कि जिस सरफेस में हमारे पास सपोज एक सरफेस है अगर, तो उस सरफेस में फ्लक्स कितना पास हो रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो फ्लक्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस. फिर आपकी एनसीईआरटी में 3 एप्लीकेशंस दी हुई हैं गॉसेस लॉ के लिए, राइट? सो एक अगर हमारे पास थिन लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो फॉर्मूला लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर एन. लैम्डा क्या चीज़ है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट? यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ. फिर देयर इज़ एन इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट. अगर एक हमारे पास प्लेन शीट है तो उसकी डेरिवेशन भी आपके कोर्स में है, एनसीईआरटी में भी है, which is also important, is equal to sigma upon 2 pi epsilon naught in the direction n. Okay, thanks students. I hope this video could help you to recall the key points of chapter 1 physics class 12. Thanks.